जैसे पप्पा रावल की। चलो हम पढ़ रहे थे। कितना गंदा कैमरा है यार, ये इतना गंदा लग रहा हूं मैं। असली असली चेहरा दिख गया बच्चों को। हाँ? बातें भी अपने लेवल की करता है। चलो चलो कोई नहीं। मृदा जल पढ़ रहे थे और जल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पहले नंबर पे एक जल पढ़ रहे थे, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल है? कौन सा जल है? गुरुत्वीय जल। अब आप समझिए, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के साथ चला जाता है। एक मिट्टी है, इस मिट्टी में अपन ने थोड़ा पानी देना शुरू किया, तो पानी थोड़ा कम है तो मिट्टी खुद बांध के रखेगी, मिट्टी पानी को जाने नहीं देगी। फिर थोड़ा और बढ़ाया तो मिट्टी के अंदर पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो गई। और पानी दिया तो पानी बहुत बार बहता है सतह पे। बह क्यों रहा है? बहता हमेशा किस ओर है? ढलान की ओर। और ढलान की ओर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। या नीचे की ओर जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय। तो वह जल जो मृदा में रुकता और किसके साथ चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा, मिट्टी में रुकेगा, तो उस जल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय। तो ये जल मृदा में रुकता नहीं है, मृदा में रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं है तो कहां जाता है? किसके? मिट्टी के। तो ये मिट्टी से भी नीचे चला जाता है। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के। अब जो रुकेगा नहीं, वो पौधे को मिलेगा क्या? तो पौधे को मिलता, ये पौधे को मिलता नहीं है, तो ये पादप को अवेलेबल नहीं है, ये पादप को मिलता नहीं है। अच्छा, कभी आपसे पूछ लेता है कि ये कौन से रंध्रों से होते हुए नीचे की तरफ जाता है? तो याद रखना, ये बड़े वाले रंध्रों से। बड़े वाले रंध्र पानी को अंदर लेके जाएंगे, छोटे वाले रंध्र तो रोक लेंगे। छोटे वाले रंध्र तो जल धारण कर लेते हैं। तो बड़े वाले रंध्रों में तो ये रंध्र, ये जल थोड़े समय के लिए पड़ा रहेगा। तो कौन से रंध्रों में पड़ा रहेगा? बड़े रंध्रों में। तो ये कौन से रंध्रों में पड़ा रहता है? वृद्ध रंध्रों में या फिर बड़े रंध्रों में पड़ा रहता है। अच्छा, ये कौन से बार पे आता है? तो याद रखना, ये 0 बार पे आता है। किस बार पे? यदि पूछ ले जल दबाव कितना है या मृदा जल दबाव कितना है तो कितना है? या मृदा जल तनाव कितना है तो मृदा जल तनाव कितना है? 0 बार। कितने बार पे? 0 बार। ये याद रखना है, मृदा जल तनाव। ये अंक में कुछ बताऊंगा आपको, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वीय जल कौन से तनाव पे आता है? 0। 0 माने इसको कोई तनाव, खूब पानी है तभी तो नीचे जा रहा है। तनाव होता है तो पानी रुकता। समझना, टेंशन से पानी रुकता है। एक आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, तो उसको कोई टेंशन, हजारों एम्प्लॉयमेंट रखेगा, हजारों प्रकार के आपके आदमी रखेगा, पैसे देगा खूब, और खुद के पास ही नहीं है तो रात दिन क्या रहेगा? किसी को देगा। तो मिट्टी में पानी जब ज्यादा होता है, टेंशन जब 0 होता है, तनाव जब 0 होता है, पानी खूब होता है, पानी बहता है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय। अब बहुत बह गया तो पानी कम पड़ेगा, तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगा। पानी जैसे कम होगा टेंशन बढ़ेगा। तो ये तो हो गया गुरुत्वीय। गुरुत्वीय के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा जल आता है? केशीय। केशीय जल किस में रहता है? शुष्क रंध्रों में रहता है। क्या बात है, कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको। कौन सा वाटर बोलते हैं? कैपिलरी। किस में रहता है? सूक्ष्म रंध्रों में रहता है। और सूक्ष्म रंध्र पानी को बहने, तो ये पानी बहता मिट्टी में धारित रहता है, मिट्टी में बना रहता है, मिट्टी से जाता, और जो बना रहेगा उसको कौन ले लेंगे? पौधे। तो ये पौधों को उपलब्ध भी होता है। पौधों को क्या है? कुल केशीय जल पौधों को उपलब्ध होता है क्या? नहीं। याद रखना, केशीय जल होता है 0 से लगाकर 31 बार तक। कितने बार तक? 0 से लगाकर 31 मृदा जल तनाव पे रहता है। किस पे रहता है? मृदा जल तनाव पे। तो कितना है मृदा जल तनाव? 0 से 31 बार। 0 बार से लगाकर 31, या फिर आपको 0 नहीं याद रहे तो याद रखना है -1/3 बार, या फिर 1/3 बार। तो 1/3 से लगाकर 31 बार तक कौन सा जल रहता है? केशीय जल। कौन सा जल रहता है? केशीय। अब इस केशीय जल में क्या है? कुल केशीय जल पौधों को मिलता नहीं है। ये कौन से रंध्रों में रहता है? सूक्ष्म रंध्रों में। कौन से रंध्रों में? सूक्ष्म। याद रखना कि कुल केशीय जल पौधों को मिलता नहीं, तो केशीय जल का एक भाग ही मिलता है, पादप को उपलब्ध नहीं होता। तो केशीय जल का जो भाग पौधों को उपलब्ध होता है, उपलब्ध नहीं होता। तो जो जल उपलब्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ?
जो पौधे को मिलता है उस जल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उपलब्ध या प्राप्ति जल बोलते हैं। जो पौधे को पानी मिलता है उस जल को बोलते हैं उपलब्ध जल। तो एक आपको याद रखना है, उपलब्ध जल क्या होता है। तो याद रखना, वह जल जो पौधे को उपलब्ध होता है। और ये कहां से कहां तक होता है? 1/3 बार से लगाकर सिर्फ 15 बार तक। तो 16 से 31 बार तक अब उपलब्ध नहीं है। कहां तक है? 1/3 से 15 बार तक उपलब्ध। कहां कहां से कहां तक है? 1/3 से 15। 16 से 31 वाला उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध है उसको बोलते हैं उपलब्ध जल। कौन सा जल? और तीसरे नंबर का है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल है? आर्द्रता ग्राही। नाम से पता चल रहा है, ऐसा जल जो आर्द्रता के रूप में मिट्टी ने ग्रहण करके रखा है। यह जल वो होता है जो मिट्टी के कणों के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? जो कणों के ऊपर है, और बहुत स्ट्रांग। ये कौन से बल से जुड़ा होता है? याद रखना, आसंजन बल के द्वारा। कौन के बल के द्वारा? कितने टाइप के बल होते हैं? 2। एक होता है आसंजन, एक होता है ससंजन। आसंजन तो क्या होता है? असमान कणों के मध्य, और ससंजन समान कणों के मध्य। तो असंजन बल का मतलब है असमान। तो असमान मात्रे मिट्टी और पानी के बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध है? और आसंजन बल के द्वारा कौन सा जुड़ा रहता है? आर्द्रता। आर्द्रता ग्राही जल इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है कि पौधे उसको ले, तो ये भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो कौन सा होता है? सिर्फ केसीएम में भी कौन सा? उपलब्ध जल। इसको बोलते हैं सुलभ जल। कौन सा जल? सुलभ, उपलब्ध, सुलभ या अवेलेबल वाटर। बाकी कोई सा उपलब्ध। अच्छा, अब हम कुछ गुणांक पढ़ते हैं। एक आपका आता है अधिकतम जल धारण क्षमता, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलते, क्या होता है ये बताओ? अधिकतम जल धारण क्षमता क्या होती है? बता सकता है कोई? अधिक से अधिक कितना पानी मिट्टी के अंदर जा सकता है। एक मिट्टी के अंदर पानी डालो, कहां तक जा सकता है? आपने सूखी मिट्टी ली, एक बोतल में पानी डाला, तो पानी अंदर जाते ही बाहर आने लग जाएगा क्या? नहीं, फिर नीचे जाएगा। कभी बोतल में मिट्टी डाल के पानी देखा? गिलास में मिट्टी पानी डालना, मिट्टी डालना, उसके ऊपर पानी डालोगे, पानी से फैलता फैलता नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे दिखेगा आपको। कब तक दिखेगा? कि पूरी मिट्टी गीली, एक बार पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर पानी ऊपर आएगा सतह पे, फिर सतह से ऊपर आते ही बाहर गिरने लग जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी गीली होती है। कितनी मिट्टी की गीली होने के लिए कितने अधिकतम पानी की आवश्यकता है? उसको हम बोलते हैं अधिकतम जल धारण क्षमता। ये किसके बराबर होगी? कितना पानी जा सकता है अधिकतम? मृदा के किस गुण पे निर्भर करेगा? पानी जाता कहां है? रंध्रों में। तो यदि किसी मिट्टी में रंध्र ज्यादा, तो पानी ज्यादा जाएगा, और मिट्टी में रंध्र कम, कम जाएगा। तो मिट्टी की अधिकतम जो आपकी जल धारण क्षमता होती है उसकी रंध्रावकाश के ऊपर निर्भर करती है। जिन मृदाओं का रंध्रावकाश अधिक होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी अधिक होती है, और जिनका रंध्रावकाश कम होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी कम होती है। आगे बात समझ में? और जब पानी के अंदर अधिकतम जल दे दिया है, उस समय इसका जो बार होगा वो कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें कोई कमी, सारी कमी अपन ने क्या कर दी है? पूरी कर दी। अधिकतम जल धारण क्षमता क्या है? कि जब पानी हम मिट्टी में फुल दे दे, कि उससे ज्यादा पानी दे उसके ऊपर बहने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता। अब एक मिट्टी को हमने पूरा गीला कर दिया। क्या कर दिया? पूरा सा पूरा गीला कर दिया। मिट्टी के ऊपर पानी आ गया। अब ऐसी मिट्टी को हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ? पानी कहां जाएगा? कौन सा पानी नीचे जाएगा? गुरुत्वीय जल। क्या बात है, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल नीचे जाएगा। क्या गुरुत्वीय जल नीचे जाने के बाद भी पानी नीचे जाएगा? रुक जाएगा? फिर रुक जाएगा, रुक जाएगा ना। कौन सा जल सिर्फ नीचे जाएगा? गुरुत्वीय जल। बाकी पूरा जल नीचे नहीं जाएगा। तो गुरुत्वीय जल किस बल के कारण गया नीचे? और फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या खत्म हो गया क्या बाद में? तो फिर पानी जा क्यों नहीं रहा? अरे क्यों नहीं जा रहा? अरे सूक्ष्म रंध्रों ने पकड़ के रखा है, इसलिए नहीं जा रहा। इस पकड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। क्या बोलते हैं? अरे भैया पानी यहां से थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर भी पानी पड़ा है अंदर, वो क्यों नहीं जा रहा नीचे? तो मिट्टी ने बांध के रखा है, और मिट्टी जिसके कारण बांध के रखती है उस बंध को बोलते हैं
क्षेत्र क्षमता। तो याद रखना क्षेत्र क्षमता क्या होती है कि मृदा की वह क्षमता जो जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपने अंदर रोक के रखती है। पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई, देखो क्या कहलाती है। बस ये समझना है कि कुछ ऐसा क्षमता है मिट्टी की जो गुरुत्वीय जल के विरुद्ध अपने अंदर पानी को रोक के रखती है, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता आती है 1/3 बार पर। कितने बार पर आती है, रट लो क्षेत्र क्षमता कितने बार पे, 1/3 को और क्या याद रखोगे 0.33 बार। तो 0.33 बार पे कौन सी क्षमता आती है, क्षेत्र क्षमता। रट लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्षेत्र क्षमता कौन से बार पे आती है, कितने दिनों बाद आती है, मिट्टी में फुल इरिगेशन देने के कितने दिनों बाद आती है, 2 से 3 दिन, 2 से 48 से 72 घंटे बाद, 2 से 3 दिन बाद ये क्षमता आती है। मतलब 2 से 3 दिन तक तो पानी कहां जाता रहेगा, नीचे, और 2 से 3 दिन बाद पानी नीचे जाना रुक जाएगा। किसके कारण, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। कितने बार पे आती है। अच्छा, अब ये माइनस प्लस का क्या लॉजिक है, जब आपसे पूछे मृदा जल तनाव ये शब्द लिखा हो तो हमेशा आएगा प्लस में। किसमें आएगा, प्लस में। सेम वही अंक यदि लिखा हो मृदा जल दाब या मृदा जल विभव, तो याद रखना ये आंसर किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस सेम अंक, इसको प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी, यदि दोनों अलग अलग है। मृदा जल विभव किसमें होगा हमेशा, और मृदा जल तनाव किसमें होगा, तो लिख लो कहीं ऊपर, हमेशा मृदा जल विभव जो होता है वो तो होता है माइनस में, लिखा हुआ है। तो यार देखो हर चीज लिखी है, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो मृदा जल तनाव हमेशा किसमें होता है, प्लस में, और मृदा जल विभव हमेशा किसमें होता है, माइनस में। तो माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड, थर्ड नंबर पे आता है स्थायी मलानी बिंदु। क्या आता है, क्या होता है स्थायी मलानी बिंदु, क्या होता है स्थायी मलानी बिंदु, भाई पानी की वह मात्रा जहां पौधे जल उपलब्ध होना बंद हो जाए, पौधों पानी ले, जहां पौधे को पानी मिलना बंद हो जाए और पौधे मुरझाने लगे, उसको क्या बोलते हैं। और ये आती है किस बार पर, 15 बार पर। किस बार पर, हाँ माइनस, फिर वापस वही बात, माइनस होगा तब वो क्या होगा, विभव, और प्लस होगा तब वो क्या होगा, तनाव। तो मैं जब 15 बोल रहा हूं तो मैं तनाव बोल रहा हूं, और तुम माइनस बोल रहे हो तब तुम क्या बोलोगे, विभव बोलोगे। आगे बात समझ में। तो माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। तो कितने बार पे आती है, 15 बार पे। कितने बार पे आती है, क्या, यहां पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, पौधे अब जिंदा नहीं रहेंगे, पौधे मुरझाने लगते हैं। तो पौधे मुरझाएंगे क्यों, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा। अब मैं यदि बोलूं कि उपलब्ध जल कहां से कहां तक होता है, 1/3 को क्या बोलते हैं, क्षेत्र क्षमता, और 15 बार को क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है। तो अब मैं बोलूं उपलब्ध जल कहां से कहां तक है, बस क्षेत्र क्षमता से, क्षेत्र क्षमता को बोलते हैं 1/3 बार, मलानी बिंदु को बोलते हैं 15 बार। तो 1/3 से 15 के बीच वाला जल कौन सा, उपलब्ध जल। सबसे अधिक कहां मिलेगा, क्षेत्र क्षमता पर। सबसे कम कहां मिलेगा, तो क्षेत्र क्षमता पर 100% जल उपलब्ध रहता है। क्षेत्र क्षमता पर कितना जल, देखो क्षेत्र क्षमता समझिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्षेत्र क्षमता कितने बार पे आती है, 1/3 बार पे। फिर बढ़ते बढ़ते क्या आता है, स्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी बिंदु कितने बार पर, 15 बार पे। यहां पानी कितना है, मिलता ही नहीं, यहां पानी मिलना शुरू होता है। तो यहां तो 100% वाटर मिलता है और यहां 0% वाटर मिलता है। इसके बीच का सब जल कौन सा जल कहलाता है, उपलब्ध जल। सिंपल सी बात, इक्वेशन भी कर रखा है देखो, उपलब्ध जल होता है, ऑप्शन 5th नंबर का लगा रखा है। अरे वहीं कॉर्नर में देख, कुलदीप को बताओ, कुलदीप को, अरे क्वेश्चन नहीं मिला इसको, हाँ पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ पहला ऑप्शन क्या है,
हाँ, दूसरा क्या है? हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है? और 4 नंबर क्या है? अब मुझे बताओ आंसर क्या क्या जाएगा इसका? 2/4। 2 वाला 1/3 से 15 बार है, और 4 वाला है इस क्षेत्र क्षमता से स्थायी मलानी बिंदु। बस, स्थायी मलानी बिंदु जो होता है उसका एक सूचक पौधा भी है, वो है सूरजमुखी। क्या है? सूरजमुखी पता लगाती है कि कब स्थायी मलानी बिंदु आएगा, तो वो कौन सा पौधा है? सूरजमुखी। एक होता है अंतिम मुरझान बिंदु, एक होता है आर्द्रता ग्राही गुणांक। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही गुणांक। जहां से आर्द्रता ग्राही जल शुरू होता है, तो याद रखना कहां से शुरू होता है? -31 या 31 बार से। तो ये याद रखना, आर्द्रता ग्राही गुणांक कब आता है? -31। अब मैं बोलूं केशीय जल कहां से कहां तक होता है? -1/3 से -31 बार, या 1/3 से 31 बार। 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। और 31 को क्या बोलते हैं? 31। अरे 31 को क्या बोलते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है आर्द्रता ग्राही। तो केशीय जल कहां से कहां तक है? हाँ हाँ, समझे? तो केशीय जल कहां से कहां तक है? हम समझे ही नहीं रहे मेरी बात। केशीय जल, मैं किन पागलों को पढ़ा रहा हूं यार। 31 बार ये केशीय जल होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही गुणांक। तो केशीय जल कहां से कहां तक है? इतने मूर्ख हो तुम, इतने। कितनी सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक है अंतिम मुरझान बिंदु। कौन सा है? वहां पौधे मुरझाएंगे नहीं, पौधे मर जाएंगे। मुरझाना अलग है, मर जाना अलग है। मुरझाना, मर जाना, दोनों अलग अलग शब्द है। यहां पौधे मर जाएंगे। अंतिम मुरझान बिंदु कि भाई लास्ट बार मुरझाया, दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये इतना सा, इतना टिम टिम कर रहा है, बस अब जानने ही वाले, बुला दो रिश्तेदारों को अब। हाँ, कहते हैं ना कि भाई आप तो घर ले जाओ, सेवा करो, हमारे वश की बात। वो वाली कंडीशन है अंतिम मुरझान बिंदु। ये आता है 60 बार पे। कितने बार पे? या फिर -60 बार पे। आगे बात समझ में? 60 बार या -60 बार पे अंतिम मुरझान। मिला क्वेश्चन के ऊपर? मिल गया? हाँ सर, ये ऑफलाइन वाले क्या करे, भवानी सर ने चार्ट बनाकर समझाया था, मैं भी अभी चार्ट बनाता हूं। भवानी सर ने समझा रखा है, ये आ नहीं रहा है। तुम मेरे भवानी सर की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तुम। उन्होंने इतना अच्छे से समझाया, तुम्हें याद नहीं हो रहा? नहीं समझाया क्या तुम्हें? आपको नहीं पढ़ाया? कोई बात, चलो वापस शुरू करते हैं। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं। ये है 0 बार। कितना बार है? ये है 1/3 बार। ये है 15 बार। ये है 31 बार। ये है 60 बार। यहां 80 क्या होता है? 1000 बार। और 10,000 बार, 80 बार, 100 बार, 150 बार है। मन पड़े वही जगीरा बोल रहा है। 0 बार, 0। हमें बुरा मान गया, सॉरी। 0 बार, 0 बार पे होता है अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता। इसको और बोलते हैं मृदा संतृप्ति। क्या बोलते हैं? मृदा संतृप्ति। मृदा संतृप्ति कब आती है? 0 बार। 1/3 बार पे क्या आता है? क्षेत्र क्षमता। कौन सा आती है? क्षेत्र क्षमता। इन दोनों के बीच वाला ये जल क्या कहलाता है? अरे ये दोनों, ये कहलाता है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। अच्छा, 1/3 के बाद आता है 15 बार। 15 बार को क्या बोलते हैं? यह है स्थायी मलानी या स्थायी मुरझान बिंदु। अच्छा, ये कितने पे आता है? 15। यहां से लगाकर यहां तक का ये जल क्या कहलाता है? उपलब्ध जल। कौन सा जल? उपलब्ध। 1/3 बार को
आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रताग्राही गुणांक कहते हैं। अच्छा, 1/3 से 31 बार के ये वाला जल यहां से लगाकर यहां तक, ये जल है केशीय जल। कौन सा जल? 60 पे क्या आएगा? अंतिम मुरझान बिंदु। 1000 बार पे आती है हवा द्वारा शुष्क मृदा। किसके द्वारा? हवा द्वारा शुष्क मृदा। कितने बार पे? और 10,000 बार पे आती है ओवन द्वारा। किसके द्वारा? ओवन द्वारा। ओवन जानते हैं? गर्म करने वाली मशीन। तो जब मिट्टी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, और पानी पूरा उड़ गया तो पानी कितने बार पे आ जाता है? 10,000। तालियां बज गई। तुम्हारे लिए कब बजेगी? ऐसा बना हुआ है कहीं अपने कॉपी में? बना हुआ है? इसमें नहीं है? बना लो लास्ट में सबसे। नहीं, खोल के रखनी है भाई रे। अब और नहीं करना। बढ़िया बना दो अलग अलग पेन से। BAR, बार। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है भाई? दाब की इकाई है। दाब की इसका इकाई पास्कल भी है, बार भी है, एटमॉस्फेयर भी है, बहुत सारी इकाइयां हैं। उसमें से एक इकाई है दाब की बार। दूरी की इकाई मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है ना, गज भी होती है, फुट भी होती है, इंच भी होती है। सब दूरी की इकाइयां हैं। ऐसे ही इसकी भी बहुत सारी इकाइयां हैं। लिख लिए? 1000 के पीछे और 10,000 के पीछे भी बाहर लिख लेना। अब तो लिख लिए होंगे।
अब लिख लिए, सबने लिखा? वापस बोलो, 0 बार पे कितना क्या आता है? बोलो, आपको बोलना है। 0 बार पे देख के बोल सकते हो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो मेरा। 0 बार पे और क्या बोलते हैं? ओके, 1/3 बार पे, 0 से 1/3 बार। यहां देख और बोल, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। 1/3 से 15 बार, 1/3 से 31 बार। अच्छा, 1/3 बार को क्या बोलते हैं? 15 बार को क्या बोलते हैं? 31 बार को क्या बोलते हैं? 60 बार को क्या बोलते हैं? अच्छा, 60 बार के बाद 1000 बार को क्या बोलते हैं? और 10,000 बार पे, अच्छा, 31 बार के बाद में जितनी भी मिट्टी है, जल है, उसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? 31 बार के बाद में जो जल आता है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही आर्द्रता ग्राही जल। लिख लिया? ओके। अब एक होता है पीएफ। क्या होता है? पीएफ। पीएफ का कॉन्सेप्ट दिया था शूफील्ड ने। किसने दिया? शूफील्ड। शूफील्ड क्या होता है? ये क्या होता है? एक लघु गुणक है। क्या है? लघु गुणक मतलब छोटा रूप है किसका? बार का, दाब का। तो जल की ऊंचाई का एक छोटा रूप है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पीएफ होता क्या है ये याद नहीं रखना है। पीएफ दिया किसने? शूफील्ड। कुछ पीएफ याद रखने, जैसे मैं बोल दूं कि यदि अधिकतम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वहां पे कितना आता है? तो याद रखना, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे आता है 0। फील्ड कैपेसिटी पे कितना होता है? 2.5। फील्ड कैपेसिटी पे कितना लिखा है? 5.3। ओके। पीडब्ल्यूपी पे कितना होता है? 4.18। अच्छा, आपको याद रखना है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे कितना होता है? 4.5। अच्छा, एयर द्वारा, जो हवा द्वारा शुष्क मरदा है, उसमें 6, और ओवन द्वारा शुष्क मरदा है 7, और ओवन द्वारा शुष्क। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएफ का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 पीएफ। अच्छा, पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 14। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पीएफ होता है 0 से 7 और पीएच होता है 0 से 14। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पीएच। भवानी सर ने मर्दा जल मापते कैसे हैं वो भी पढ़ाया। टेंसियोमीटर, तनाव मापी, मर्दा तनाव मापी नहीं पढ़ा? तो मैं अभी लिखवा देता हूं 3 चीजें। मिट्टी में पानी है, वो मापेंगे कैसे? तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है। एक है मृदा तनाव मापी, जिसको इरोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरोमीटर। लिख लिया आपने? क्या हो गया? वहां खाली जगह पड़ी है? यहां कुछ लिख लेना, और है थोड़ी जगह तो लिखिए मृदा जल का मापन। मृदा जल का मापन, ये रहने दो, अभी कुछ नहीं पढ़ना, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मृदा जल का मापन, ये मृदा जल में नहीं है, जो पेडोन लिख रखा है ना, वो अलग टॉपिक है। मृदा जल का मापन। एक है भारात्मक विधि। कौन सी विधि है? भारात्मक विधि। भारात्मक विधि में क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, गीली मृदा का भार माइनस सूखी मृदा का भार बट्टा सूखी, ये लिखवा रखा है, मृदा का भार इनटू।
ये विधि है भारात्मक विधि। एक है मृदा तनाव मापी, मृदा तनाव मापी, टेंसियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंसियोमीटर। किसका मापन करती है? मृदा जल तनाव का मापन करती है, मृदा जल तनाव का मापन करती है। इसका दूसरा नाम क्या है? इरोमीटर। कौन सा मीटर? इरोमीटर। पहला नाम है टेंसियोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है? इरोमीटर। कौन सा मीटर? इरोमीटर। ये कहां तक काम करती है? तो याद रखना 0.85 बार दाब। तो कहां तक तनाव मापती है? 0.85। एक बार माप, 2 बार नहीं। तो याद रखना स्थायी मलानी बिंदु इससे पता नहीं चलेगा। कहां तक चलेगा? 0.85 बार तक। जब पॉइंट के बाद हो तो अकेले अकेले बोलना होता दोनों को। तो क्या बोलोगे? 0.85। 85 नहीं बोलना, गलत होता है, पता है तुम्हें? पॉइंट के बाद वाले अंक को साथ में नहीं, पॉइंट से पहले वाले को सब में साथ में बोलना। 85, 95, 1000, 1010, लेकिन 1010.85 नहीं, 1010.85 अलग अलग अंक बोलने होते हैं। ओके। एक विधि है जिसको बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक विधि। लिखा तो आपको सब रखा है, लेकिन आप भूल जाते हो। भवानी बॉस ने सब लिखा होगा। अरे तो गलती हो गई, तुझसे भी तो हुई थी अभी। क्यों बच्चे को जज कर रहा है? उसने बोला पढ़ा रखा है, इतना इंटेलिजेंट है, बोले नहीं पढ़ा रखा है। एक है जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी विधि है? एक है 4 नंबर पे न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि। प्रकीर्णन विधि, ये सब किसकी विधियां हैं बताओ? मृदा जल मापने की। लिखा रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा रखा है तो लिख लीजिए। लिखा रखा है, लिख लीजिए। हाँ देखो, ये जिया बानो और जगदीश चौधरी दोनों बोल रहे हैं, सर करवा रखा है सर ने भी। हाँ हाँ, ये सर भी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सही, अजीत जी भी बोल रहे हैं, अभी कुलदीप जी भी बोल रहे हैं। सिंचाई में बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पीएच पे आ जाइए वापस, रासायनिक गुण। पीएच, अरे यहां नहीं, बहुत आगे। मर्दा जल पे राइट मार देना कि हाँ पढ़ा दिया है। वाह यार, कुलदीप बता रहा है, ये टैलेंटेड छोरा है अपना। लिख लिए? लिख लो लिख लो, नए वाले बच्चों को लिखने दो। यहाँ आके मिले तो सबक पहले जान देते एक दूसरे को। कोई है जो एक दूसरे को पहले जान देते? किसको? इन दोनों को जान देते आप? क्या हो? रियल चाचा जी का लड़का है? तुम बड़ा है, ये छोटा है। कितने साल छोटा है? सुपरवाइजर की एज ही नहीं हुई। और आप 2000 और तुम? अच्छा, तुम्हारा क्या है डेट ऑफ ईयर, मतलब बर्थ ऑफ ईयर? 2007। 6 4। आपका? अंकल जी के लड़के 2009। 2000। तो आप कहां से हो दोनों? कोटा प्रॉपर सिटी है गांव? कौन सा गांव है? हाँ नाम बताओ, कोई टेंशन मत। क्या नाम है? नैनवा। नैनवा गांव है, तहसील है? और गांव कौन सा है? हाँ तो जयपुर बताओ ना, क्या शर्मा रहे हो? हाँ, अपने गांव का नाम लेते हुए, अपने मम्मी पापा का नाम लेते हुए, अपने कपड़ों पे, अपने खाने पे, अपनी संस्कार और संस्कृति पे। बालेश्वर, जोधपुर, और आपको जोधपुर तो पता ही है। जोधपुर से कभी जैसलमेर जाओ बाय रोड, सड़क मार्ग से,
तो रामदेवरा तो जानते होंगे आप, बाबा रामदेव जी। हाँ, रामदेवरा से 100 किलोमीटर पहले मेरा गांव है। जोधपुर से निकलो और पोखरण या रामदेवरा पहुंचो, उसके बीच में मेरा गांव है, मेन हाईवे पे, जो हाईवे है जिसमें जोधपुर हाईवे, उस पे बालेसर नाम है। हाँ बिल्कुल, आइए। वहां के मूंग दाल के पकोड़े, वहां के पत्थर जो स्टोन होता है, सैंड स्टोन, बालू पत्थर इसको बोलते हैं, बलुआ पत्थर, वो पत्थर बहुत फेमस है। हो सकता है आपके गांव में कहीं आसपास कहीं पत्थर का मकान बन रखा है, तो वो जोधपुर से या जोधपुर में मेरे गांव से बहुत जाता है। तो पत्थर के लिए पत्थर ही पत्थर है बस। हाँ, आपको लगता है कि जोधपुर मतलब दोहरे डेजर्ट, नहीं, पत्थर बहुत है, बलुआ पत्थर, बालू पत्थर बहुत ज्यादा है वहां पे, सबसे ज्यादा खदानें वहां पे बालू पत्थर की, जैसे मकान बनाए जाते हैं। ओके, लिख लिया? ओके। अब है मृदा पीएच। मृदा पीएच। पीएच शब्द किसने दिया भाई? वेरी गुड, पीएच शब्द दिया सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने। कब दिया? 1909। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच, पी का मतलब तो होता है पुषांश या पावर या प्रोटेन्स, प्रोटेन्स, या फिर इसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं शक्ति, ये सब एक ही अर्थ है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन। कौन से आयन? तो किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? ये जो जगदीश चौधरी अपने साथ है, वो मेरे गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बाड़मेर के अंदर और अभी बालोतरा के अंदर एक गांव आता है, बलऊ जाटी, बड़ऊ गांव है नाम। क्या नाम है? बलऊ। ये बलऊ से हैं। इनके गांव के आसपास बहुत बार इनको जाटी भांडू भी बोलते हैं, बलऊ जाटी। ये अभी बच्चा बोला तो उसकी बेइज्जती कर रहा था, तो मेरे गांव के बच्चे की कोई बेइज्जती नहीं है। तो उसने हाथ करेक्ट किया ना, देखिए, ये देख, सॉरी बोल, नहीं बोलेगा कुलदीप, सॉरी, झुकेगा नहीं साला। है? लिख लीजिए, पीएच शब्द इसने दिया कौन से ईयर? 1909। पी का मतलब क्या है? या फिर शक्ति। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। लिख लिया? लिखा हुआ है ना, तो ये क्यों लिख रहे हैं? अंजू गुर्जर है, वो क्रेश कोर्स में यहां से कोर्स किया था और अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? सुपरवाइजर की। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं क्रेश कोर्स में, कहीं लॉन्ग ईयर में, कोई गांव के हैं। और अब तुम भी पहचान के हो गए, तो कभी कोटा का, बारह का जिक्र होगा तो बारह का जिक्र होते मैं बोलूंगा अजीत जी हमारे वहां के एक बहुत नोन है, आप बहुत जानते हैं, जिनको हम प्यार से किसी और नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं है। हैं? चलो, अब मर्दा पीएच की, या पीएच की डेफिनेशन क्या है? पीएच की डेफिनेशन बता सकते हो? ऋणायन नहीं, ऋणात्मक लघु गुणक। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। अच्छा, कॉलेज में मिल गया? कौन सा कॉलेज मिला है? बहुत बढ़िया। आपको याद रखना है, हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, इसको हम बोलते हैं पीएच। याद करने में बड़ा अजीबोगरीब है लेकिन बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव, लघु गुणक को बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग, LOG, लॉगरिथम, लॉग। ये क्या होता है? गणित ने बड़े अंकों को छोटा करने का एक बहुत अच्छा सा फंडा दिया है, बड़े अंकों को छोटा करने का। जैसे मैं बोलूं कि 10 को छोटा करना है तो देखिए सर, आप माइनस कर लो 1, 9 हो जाएगा, माइनस कर लो 2, 8 हो जाएगा, माइनस कर लो 3, 7 हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। एक अंक है, देखो, अब ये अंक है, मैं बोलूं इस अंक को छोटा करके लिखना है ताकि मुझे समझ में आ जाए आसानी से, तो कितना माइनस करोगे तो भी छोटा नहीं होगा। अब मैं इसको यदि लिख लूं 10 लिख लूं, सिर्फ 10,
तो आप कैसे समझाओगे? कुछ भी नहीं है कि सर एक के पीछे 10 जीरो मतलब 10। अब एक अंक लिखा हुआ है ये, और इसको मैं लिख लूं 5। एक अंक लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लूं 3। एक अंक लिखा हुआ है और इसको मैं लिख लूं 6। तो मुझे बताओ इस अंक को याद करना आसान है 6 को? छोटा वाला अंक, इसको हम बोलते हैं लघु गुणक। बड़े बड़े अंकों को छोटा करके लिखना, बड़ा मतलब दीर्घ, छोटा मतलब लघु। लघु और किसमें? गुणे में करना है कम, बहुत ज्यादा गुणा में कम कर लिया तो उसको हम बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? अच्छा कैसे करेंगे सर? आपने कैसे कर लिया? तो जो भी 10 की घात होती है वो ही उसका मान होता है। दस की घात 6 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 3 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 5 को तो ऐसे लिखते हैं, और 10 की घात 10 को तो ऐसे लिखते हैं। तो 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की घात वही अंक है। तो हमेशा इसको घातांक के अंक के रूप में लिखे जाते हैं। घातांक का जो अंक है, 10 की घात का जो भी अंक है उसी को बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो 10 की जो घातांक होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? लघु गुणक बोलते हैं। अब आपको समझना है 10 की घात 0, इसका मान होता है 1 और पीएफ आपका लॉग हो जाएगा 0। 10 की घात 1 मान होता है 10 और इसका मान कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 इसको बोलते हैं 100, इसका मान कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 इसका मान होता है 1000 और आंसर कितना हो जाएगा? 10 की घात 4 मतलब 10,000, इसका मान हो जाएगा 4। अब मैं बोलूं 10 की घात -1 तो इसका मतलब होता है 0.1 और इसका मतलब हो जाएगा माइनस। 10 की घात -2 का मान कितना हो जाएगा? 0.001 और -2। तो वाली में -2 मतलब 10 की घात -2, 10 की घात -1 मतलब -1, 10 की घात 0 मतलब 0, 10 की घात 1 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 10, 10 की घात 100, 10 की घात 1000, 10 की घात -1000। समझ आ गया? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, इसी को बोलते हैं लॉग। अब फॉर्मूला क्या बनता है इसका? देखो पीएच का फॉर्मूला बनता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है 10 की घात -7। कितनी है? 10 की घात -7। तो क्या हुआ? माइनस लॉग 10 की घात -7, और लॉग 10 की घात -7 का मतलब कितना होता है? -7। और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस माइनस क्या हो गया? पीएच कितना आ गया? अब मुझे बताओ एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -3, तो पीएच कितना आएगा? 3। -3 का मान होगा -3, बाहर माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मुझे बताओ 0.001 ये है सांद्रता हाइड्रोजन आयन की। अब मान बताओ कितना होगा? आइडिया मत लगा, करके देख। तुक्के मार रहा है। हाँ इसने बता दिया बच्चे ने, 3 है। अरे भैया देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 2 3, नीचे कितना बचेगा? 1000। ये बन गया 1/1000। 1/1000 को 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 ऊपर आएगी, 10 की घात क्या बन जाएगी? -3। तो गणित का खेल है। किसका खेल है? गणित। जो हम पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि कल है संडे और मैं नहीं चाहता कि गणित की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो। एंजॉय करना, दिमाग खराब नहीं करना। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया बेटा।